एवरीवन, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है हमने पूरा। उसके बाद हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, यानी कि हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस आते रहेंगे और उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगी। लेकिन तब तक आपको क्या करना है, एक पेन पेंसिल लेकर के बैठिएगा और साथ में लिखते रहिएगा कि आपका आंसर क्या था और करेक्ट आंसर क्या था। तो आपको पता लगेगा कि आप कहाँ कहाँ सही है और कहाँ कहाँ गलत है। ठीक है, तो इतना काम अपने साथ करके बैठिएगा, केवल पिक्चर की तरह मत देखिए, इसे बैठिए, पेन पेंसिल लेकर के बैठिए और जो चीज़ जहाँ आपको ना आती हो उसको नोट भी करते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीएनए कॉपिंग व्हिच इज नॉट परफेक्टली एक्यूरेट इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। देखिए क्या होता है, जब सेल डिवाइड करती है तो उसमें जब डीएनए की कॉपी होती है, हर चीज की कॉपी बनाती है सेल। सेल को एक सेल से दो सेल में डिवाइड करना है तो दोनों के लिए क्या करना पड़ता है, सेल को अपने अपने जो सामान है उसके पास क्या क्या सामान है, न्यूक्लियस, डीएनए, उसके सेल ऑर्गेनल्स, इन सबको डबल करती है। इसी तरीके से डीएनए को भी डबल करती है। लेकिन ये डीएनए कॉपी 100% एक्यूरेट कभी भी नहीं होती है, कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होती। यानी कि डीएनए की कॉपी जब बनती है थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। अब इस डिफरेंस की वजह से क्या होता है, हम अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, उनकी कॉपी नहीं दिखते। यानी कि हमारे अंदर पेरेंट्स से थोड़ा चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अब ये जो चेंज आया ना, इसी की वजह से आता है वेरिएशन, या फिर कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर चेंज आता है। तो हम क्या है, वी आर सिमिलर टू अवर पेरेंट्स बट नॉट आइडेंटिकल। क्यों? बिकॉज ऑफ डीएनए कॉपिंग विच इज नॉट 100% एक्यूरेट ऑलवेज। समझ आ गई होगी ये बात। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर ऑब्जर्विंग द प्रिपेयर्ड सेल्स, यानी कि इसमें क्या है, सिंपल, अमीबा को और ईस्ट को रखा गया है स्लाइड्स के नीचे, माइक्रोस्कोप के नीचे बच्चा देख रहा है कोई। तो उसने क्या करा, उसने देखा अमीबा की अलग अलग स्टेजेस को और उसके बाद उसने कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। अब आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला स्टेटमेंट है, सिंगल सेल्स ऑफ अमीबा एंड ईस्ट वर अंडरगोइंग बाइनरी फ्यूजन एंड बडिंग। अब देखिए अमीबा में क्या होता है, अमीबा जो होता है, अमीबा कैसे डिवाइड करता है, एक सेल होती है, फिर ये एक सेल इलोंगेट करती है, फिर ये सेल क्या करती है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, दो अमीबा बन जाते हैं, इसको बोला जाता है बाइनरी फिशन। ठीक है, और ईस्ट क्या करती है, ईस्ट में कैसे होता है, ईस्ट सिंगल सेल होती है, यूनिसेलुलर फंगाई होती है। ठीक है, तो ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट में ऐसे बड बननी स्टार्ट होती है और एक टाइम पर ये बड बड़ी बन करके और ये क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, डॉटर बड बन जाती है। बात समझ में आ गई। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि जो अमीबा है उसमें बाइनरी फ्यूजन होता है और जो ईस्ट है उसमें क्या होता है, बडिंग होती है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है, साइटोकाइनेसिस वाज ऑब्जर्व्ड इन सेल और साइटोकाइनेसिस वाज ऑब्जर्व्ड इन द ईस्ट सेल्स। अब देखिए ईस्ट सेल्स में क्या कह रहा है कि ईस्ट सेल्स में जब ये डिवाइड करती है ना तो इसमें साइटोकाइनेसिस होता है। देखिए साइटोकाइनेसिस जो ईस्ट के अंदर होता है, साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटो मतलब कि साइटोप्लाज्म और काइनेसिस मतलब उसका डिवीजन, यानी कि जब सेल, जैसे इसमें क्या हो रहा है ना साइटोकाइनेसिस, इसके अंदर जो साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म था, दो सेल में डिवाइड हो गया। तो इसी तरीके से कह रहा है ईस्ट में हो जाता है, बट ईस्ट में इतनी जल्दी साइटोकाइनेसिस नहीं होता। पहले ही ईस्ट यहाँ पर बड़ी होती है, इसमें से ये न्यूट्रिशन लेती है, यहीं पर ये बट बड़ी होती है, बाद में साइटोकाइनेसिस होता है जब डिटैच होती है। तो ईस्ट में साइटोकाइनेसिस नहीं देखा जाता है। तो सेकेंड ऑप्शन टेक्निकली इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट था, बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन क्या है, इलोंगेटेड न्यूक्लियस वाज डिवाइडेड टू फॉर्म टू डॉटर न्यूक्लियाई इन अमीबा। अब ये जब अमीबा में जब ये न्यूक्लियस डिवाइड करने वाला होता है तो न्यूक्लियस पहले खुद को जैसे डबल न्यूक्लियर हो गए ना, इसके लिए पहले ही खुद के न्यूक्लियस को ऐसे इलोंगेट करता है सेल में। ठीक है, फिर ये इलोंगेटेड न्यूक्लियस दो सेल में डिवाइड हो जाता है। तो ये वाला करेक्ट स्टेटमेंट है कि अमीबा के अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियर होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो इलोंगेट कर जाता है, यानी कि लंबा हो जाता है। सही बात है, सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अब है डी ऑप्शन, अ चेन ऑफ बर्ड्स वर ऑब्जर्व ड्यू टू रिप्रोडक्शन इन अमीबा। ये कह रहा है अमीबा के अंदर बर्ड्स डेवलप हुई थी, नहीं, अमीबा के अंदर नहीं, ईस्ट के अंदर बर्ड्स डेवलप हुई थी। तो इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ए और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ए एंड सी आर करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्या एक स्टूडेंट ने क्या करा, बाइनरी फिशन को अमीबा में चेक करा, किसके नीचे, माइक्रोस्कोप के नीचे, और उसकी अलग अलग स्टेजेस को दिखा रखा है। अब अलग अलग स्टेजेस के बारे में कह रहे हैं कि ये जो स्टेज है ये करेक्ट सीक्वेंस में नहीं लगी हुई है, आपको इन्हें करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, तो देखिए ये जो इसमें करेक्ट सीक्वेंस दे रखा है, पता नहीं इसमें ऐसा क्यों दे रखा है, बट इस क्वेश्चन में ऑलरेडी इसके जो सीक्वेंस है ना वो सही है।
इसमें सीक्वेंस गलत नहीं है, इसमें सही दे रखा है, यानी कि थर्ड का ऑप्शन आएगा नन ऑफ दीज। इसमें पहले से ही स्टेटमेंट, ये जो पहले से स्टेजेस दे रखे हैं सही है। ऐसे ही तो होता है, पहले एक सेल होती है, फिर उसका न्यूक्लियस इलोंगेट करता है, फिर 2 न्यूक्लियस में डिवाइड होता है, फिर 2 डॉटर सेल्स बन जाती है। सही दे रखा है सीक्वेंस, ठीक है। तो हर बार ऐसा भी नहीं होता कि कई बार घुमाने के लिए भी ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं, तो इसका सीक्वेंस सही है, सिर्फ ऑप्शंस आपको घुमाने के लिए दे रखे हैं। इसका आंसर है नन ऑफ दीज, ठीक है। इनका करेक्ट स्टेटमेंट, इनका करेक्ट सीक्वेंस ही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। इन द फिगर द पार्ट्स मार्क्ड ए बी एंड सी आर सीक्वेंशियली। अब देखो ये कह रहा है कि ए बी सी पार्ट मार्क कर रखे हैं। ये कब होता है? ऐसे पार्ट देखने के लिए मिलता है जब सीड में जर्मिनेशन होता है ना, तो सीड में जर्मिनेशन के बाद ऐसे पार्ट्स देखने के लिए मिलता है। इधर एक पत्ती सी और इधर एक पत्ती सी। ये क्या है? ये बटरफ्लाई के पंख नहीं है। क्या है ये सीड के जर्मिनेशन होने के बाद जब सीड जर्मिनेट कर जाता है, अंकुरित हो जाता है, तब ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। तो इसमें जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना आप, इसको बोला जाता है प्लूम्यूल, ठीक है। ये जो पंख देख रहे हैं आप, इन्हें है कॉटिलिडन, कॉटिलिडन है ये, ठीक है। और जो नीचे वाले हैं वो है रेडिकल। अब देख लिए एबीसी के हिसाब से, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। प्लूम्यूल, कॉटिलिडन और रेडिकल। ऑप्शन नंबर ए ही मैच कर, सॉरी बी है ना, तो इसमें आएगा प्लूम्यूल, रेडिकल और कॉटिलिडन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसको ए दे रखा है, प्लूम्यूल को ए दे रखा है, इसको बी और इसको सी दे रखा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ बडिंग इन ईस्ट। बडिंग जो होती है, अभी दिखाई थी ईस्ट में बडिंग होती है, तो उसके लिए स्टेटमेंट्स को मैच करना है। अब बड अराइजेस फ्रॉम अ पर्टिकुलर रीजन ऑन अ पेरेंट बॉडी। अब क्या होता है, बड एक पर्टिकुलर जगह से अराइज करती है, जैसे कि ईस्ट है तो किसी पर्टिकुलर जगह से यहाँ से बड बननी स्टार्ट हो जाएगी। एक ए ऑप्शन तो करेक्ट है। उसके बाद बी ऑप्शन क्या कह रहा है, अब पेरेंट सेल डिवाइड, इसको ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन को बाद में देखेंगे क्योंकि ये गलत है, इसको बताऊंगी, ठीक है। थर्ड क्या है, बिफोर डिटैचिंग फ्रॉम द पेरेंट बॉडी अ बड में फॉर्म अनदर बड। ये बात भी सही है, यानी कि जब ये बड डिवाइड करने वाली होती है ना, इससे पहले ही इसके ऊपर दूसरी बड भी बननी स्टार्ट हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है इसी बड के ऊपर दूसरी बड भी बनना स्टार्ट हो जाए, तो ये भी सही बात है, ठीक है। ईस्ट में ऐसा होता है। और क्या कह रहा है ये, फोर्थ है अ बड व्हेन डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी ग्रोज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। अब ये कह रहा है कि जब बॉडी इसमें ये बड होती है, ये पेरेंट से डिवाइड अलग हो जाती है, तो एक नए इंडिविजुअल की तरह ग्रो करती है। ये भी सही बात है। ये डॉटर बन जाएगी ना, इसकी डॉटर ईस्ट बन जाएगी, तो ये अलग बन जाती है, ठीक है। अब देखिए ये जो 3 स्टेटमेंट थे ये तो सही थे, फर्स्ट भी, थर्ड भी और फोर्थ भी, ये तीनों करेक्ट थे। अब जो सेकंड स्टेटमेंट आ रहा है, सेकंड क्या कह रहा है, अब पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स, हियर द पेरेंटल आइडेंटिटी इज लॉस्ट। पेरेंटल आइडेंटिटी मतलब जैसे कि आपने अमीबा को देखा था ना, जो अमीबा से नई डॉटर सेल्स बन रही थी ना, जो 2 डॉटर सेल्स बन रही थी, आप उनको ये कहते हैं कि ये दोनों डॉटर सेल बनी है, एक ने सेल को डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स बनी है, यानी कि इसकी खुद की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। हम यहाँ पे ये तो नहीं कहते जो नई बर्ड से दो जो नए अमीबा बने हैं, इसमें से एक भी पेरेंट अमीबा नहीं, दोनों को कहते हैं ये डॉटर अमीबा ही है, यानी कि एक जो अमीबा था वो 2 नई डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसके पेरेंट वाली आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। अब वो भी क्या है, वो भी एक नया अमीबा है, नई जनरेशन है। लेकिन ईस्ट में ऐसा नहीं होता। ईस्ट में जो बर्ड अलग हट जाती है उसको कहते हैं डॉटर बर्ड, लेकिन ये जो मेन बॉडी है ना, ये पेरेंट ईस्ट ही रहती है। इसको हम ये नहीं कहते कि ये इसकी आइडेंटिटी खत्म हो गई, जो पेरेंट है वो पेरेंट ही रहेगा। लेकिन अमीबा में ऐसा नहीं होता। अमीबा के अंदर क्या होता है, अमीबा के अंदर जो 2 नई सेल्स बनती हैं उनको डॉटर सेल्स की तरह ही कंसीडर करा जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी गलत है, यानी कि करेक्ट क्या है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैविंग द एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है, रीजनरेशन यानी कि ऑर्गेनिज्म को काट दो किसी भी पार्ट में और हर पार्ट में से नया ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाता है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म करता है, एक तो करता है प्लेनेरिया, ठीक है। प्लेनेरिया कैसे दिखता है, प्लेनेरिया कुछ ऐसा नहीं दिखता, ऐसा, उसकी 2 आंखें होती हैं प्लेनेरिया। और दूसरा करता है हाइड्रा। इनको अगर बीच में से काट दें तो क्या होता है, नए नए ऑर्गेनिज्म इन्हीं में से डेवलप हो जाते हैं। प्लेनेरिया के 2 पार्ट में काट दिया तो ऊपर वाले में से नीचे का पार्ट निकल गया, नीचे वाले में से ऊपर का पार्ट निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन। अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू ऑब्जर्व द परमानेंट साइट, मतलब कि ये कह रहे हैं कि बाइनरी फिजन क्या था, बाइनरी फिजन है ना,
ईस्ट में बडिंग देखनी थी। एक बच्चे को कहा कि आपको माइक्रोस्कोप के नीचे ईस्ट को देखना है, ईस्ट में बडिंग को देखना है। अब एक बात बताइए, उसको कहा कि बहुत ही फाइन उसकी इमेज होनी चाहिए, जब आप देखेंगे तो आप ईस्ट को बड़ा करके देखेंगे ना, ताकि वो और साफ दिखाई दे उसमें बडिंग। तो अब ये इसका ऑप्शन नंबर ए पूछ रहा है, यानी कि उसका ए पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, विच एडजस्टमेंट स्क्रू कोर्स या फिर फाइन वर यू आस्क्ड टू मूव टू फोकस द स्लाइड। अब देखिए, जब माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं ना, तो माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ स्क्रू होते हैं, यानी कि फिटिंग के लिए कुछ स्क्रू होते हैं। फॉर एग्जांपल हमको उसको बड़ा करके देखना है ना, कोई ऑर्गेनिज्म रखा है या कोई भी चीज़ हमने उसके नीचे रखी माइक्रोस्कोप के नीचे, तो उसको बड़ा करना है, ज़्यादा व्यू देखना है, यानी कि चीज़ को छोटे साइज में देखना है। और अगर मुझे ज़्यादा ही फाइन करके देखना है, ज़्यादा बड़ा करके देखना है, उसके लिए भी स्क्रू होते हैं। तो उसमें एक स्क्रू होता है कोर्स फिटिंग का और एक होता है फाइन फिटिंग का। फाइन से क्या करते हैं, फाइन से बड़ा करा जाता है और कोर्स से छोटा करा जाता है। जो फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू होता है ना माइक्रोस्कोप के अंदर, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर, वो ये फिट करेगा। ठीक है, यहाँ पे फोटो भी दे देंगे हम वीडियो में, तो उसमें देखिएगा कि 2 एडजस्टमेंट स्क्रू हैं, एक है कोर्स एक है फाइन। फाइन से करेंगे हम, क्या करेंगे, फाइन से हम उसको और ज्यादा क्लियरली देख पाएंगे। तो इस वाले का ऑप्शन है कोर्स स्क्रू, इसका आंसर है फाइन स्क्रू, यानी कि फाइन स्क्रू से क्या करेंगे, और ज्यादा फिटिंग करेंगे और ज्यादा फाइन हमारी इमेज देखने के लिए मिलेगी हमें ईस्ट की। इसमें कहा कि a student was asked to observe and identify various parts of an embryo of a red kidney bean seed. He identified the parts and listed them as. अभी क्या कह रहा है कि एक सीड लेने को कहा एक स्टूडेंट को, किडनी बीन यानी कि राजमे का, है ना, राजमे का सीड लेने के लिए कहा, और उसमें फिर क्या कहा कि इसमें जो पार्ट्स निकलेंगे ना उनको ऑब्जर्व करो। तो पार्ट्स कौन कौन से निकलेंगे, वही जो अभी दिखाए थे ना इस तरीके से, ये निकलेंगे उसके अंदर। अभी बताया था कौन सा, ऊपर वाला प्लूम्यूल, ये पत्ते से क्या है कॉटलीडन, नीचे वाला क्या है रेडिकल। अभी तो इसमें ये बताना है कि इसमें करेक्ट पार्ट कौन कौन से है। तो देखिए टैगमन और टेस्टा, पहले 2 पार्ट ये हैं। तो टैगमन और टेस्टा जो होते हैं ना, सीड कोट के पार्ट होते हैं ना, सीड बनता है, सीड के ऊपर सीड कोट होता है। 3rd 4th और 5th है ना, 3rd 4th और 5th, ये किससे मैच कर रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है, 3rd 4th और 5th, कॉटलीडन, प्लूम्यूल और रेडिकल। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, लिस्ट 2 फंक्शंस ऑफ ओवरी ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओवरी के क्या काम होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो ओवरी क्या करती है, एक तो ओवरी ऐसे होती है ना, ओवरी यहाँ से कनेक्टेड होती है फेलोपियन ट्यूब से, ठीक है, ऐसे 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 कनेक्टेड होती है फेलोपियन ट्यूब से, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि इस ओवरी का क्या काम होता है। तो ओवरी पहली बात तो मैच्योर कराती है, किसको मैच्योर कराती है, ओवा को मैच्योर कराती है, हर महीने एक ओवा को रिलीज करती है। ओवा क्या है, एग सेल है, फीमेल एग सेल है, फीमेल गैमीट है, ठीक है। तो ये क्या करे, एक तो ओवा को मैच्योर कर रही है, दूसरी बात ये एक हार्मोन भी निकालती है, फीमेल सेक्स हार्मोन, जिसका नाम है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन ये रिलीज करती है ओवरी, ठीक है। तो इसका क्या काम हो गया, ओवरी के 2 काम हो गए, पहले तो ओवा को मैच्योर कराना और दूसरा क्या है, ईस्ट्रोजन नाम के सेक्स हार्मोन को रिलीज करवाना। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर वही वाला क्वेश्चन आया कि स्टूडेंट ने पार्ट्स ऑब्जर्व किए थे सीड के, है ना, प्लूम्यूल, कॉटिलेडन, रेडिकल, ये सब है। अब देखिए 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में क्या है, पैराग्राफ पढ़ना है, उसके आंसर देने हैं। तो पैराग्राफ मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं सीधे क्वेश्चंस पे आऊंगी। तो क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, लिस्ट 2 कॉमन साइंस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन इन बॉयज एंड गर्ल्स। गर्ल्स में 2 साइन बताने हैं और बॉयज में भी 2 साइन बताने हैं सेक्सुअल मैच्योरेशन के। देखिए बहुत सारे सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स होते हैं जो बाहर से भी दे सकते हैं, जैसे कि बॉयज में क्या होता है, बॉयज में होता है एडम्स एप्पल, ठीक है, बॉयज में क्या होता है, एडम्स एप्पल यहाँ पर ग्रो करता है, ठीक है। तो क्या हो गया, एक तो हो गया एडम्स एप्पल, और क्या हो सकता है, बेयर्ड का आना, है ना, ये भी है एक करेक्टर, ये सब हो गए, ये 2 हो गए इसमें। और क्या हो सकता है, गर्ल्स में क्या हो सकता है, गर्ल्स में हो सकता है क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना, 28 डेज की साइकिल जो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, और ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, ये सब क्या है, ये गर्ल्स के अंदर सेक्सुअल मैच्योरेशन के साइन है। और भी बहुत सारे होते हैं, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या पढ़ना है। आगे है हमारा क्वेश्चन, बी पार्ट है इसका, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ रेकलेस फीमेल फीटिसाइड। रेकलेस मतलब कि बिना रिजल्ट के बिना सोचे समझे। फीमेल फीटिसाइड का मतलब क्या होता है, जब जो फीमेल है वो फीटस के फॉर्म में होती है, यानी कि मदर की वोम्ब में होती है, तब उसको अगर मार दिया जाए, अबॉर्शन करा लिया जाए गर्ल चाइल्ड का, तो उसको बोला जाता है फीमेल फीटिसाइड। तो अभी कह रहे हैं कि अगर फीमेल फीटिसाइड बिना सोचे समझे लोग करवाते रहेंगे तो उसके क्या क्या नुकसान होंगे। तो पहली बात तो सोसाइटी में जेंडर रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा,
ठीक है। गर्ल्स का जो नंबर है वो कम हो जाएगा सोसाइटी में से और बॉयज का नंबर ज्यादा हो जाएगा, तो वो क्या होता है, जेंडर जो रेशियो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो रेकलेस फीमेल फिटिसाइड का क्या नुकसान होगा, जेंडर रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं और क्या होगा। और सी पार्ट क्या पूछा है, सी पार्ट पूछा है विच कंट्रासेप्टिव मेथड चेंजेस द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी। कंट्रासेप्टिव मेथड्स कौन से होते हैं, कंट्रासेप्टिव मेथड्स ऐसे मेथड्स होते हैं जो कि प्रेगनेंसी को रोकने में काम करते हैं। अब ऐसे मेथड्स बहुत सारे होते हैं, जैसे मैकेनिकल होते हैं, केमिकल होते हैं, सर्जिकल होते हैं, लेकिन इनमें एक मेथड होता है केमिकल मेथड। यानी कि अगर मुझे फर्टिलाइजेशन को रोकना है तो मैं क्या करती हूँ, ये जैसे हमारे फीमेल के अंदर क्या बनता है, फीमेल के अंदर कौन से हार्मोन बनते हैं, फीमेल के अंदर हार्मोन बनता है ईस्ट्रोजन वगैरह, और भी बहुत सारे बनते हैं। आपने सिर्फ ईस्ट्रोजन पढ़ा है, लेकिन फीमेल के अंदर और भी बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मेल में भी कुछ हार्मोन्स बनते हैं। ये हार्मोन्स क्या कराते हैं, ये हार्मोन्स कराते हैं ओवा का प्रोडक्शन, और मेल में कराते हैं ये किसका, स्पर्म्स का प्रोडक्शन, ठीक है। ये हार्मोन्स काम करवाते हैं ओवा का प्रोडक्शन और स्पर्म्स का प्रोडक्शन। कब एक्टिव होते हैं ये हार्मोन्स, प्यूबर्टी की एज में आने के बाद ये हार्मोन्स एक्टिव होने लग जाते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन होते हैं ना, ये इस एज में आकर के क्या करने लगते हैं, अपने आप को और ज्यादा इनका सिक्रीशन बढ़ने लगता है। तो अब क्या होता है, जब हम क्या कहते हैं, कुछ कंट्रासेप्टिव मेथड्स में ऐसी पिल्स आती हैं, ठीक है, जिन्हें बोलते हैं कंट्रासेप्टिव पिल्स। क्या बोलते हैं, कंट्रासेप्टिव पिल्स। तो कंट्रासेप्टिव पिल्स को जब खा लेते हैं तो वो हार्मोन्स का जो बैलेंस है ना उसको बिगाड़ देती है और हार्मोन्स को कम करवा देती है। ऐसे हार्मोन्स जो कि इनका प्रोडक्शन करा रहे हैं ना उनको कम करवा देती है, यानी कि ना ओवर रिलीज होगा ना स्पर्म रिलीज होगा। जब ओवर स्पर्म रिलीज ही नहीं होंगे तो फर्टिलाइज कहाँ से करेंगे। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में हार्मोनल सिस्टम बिगाड़ने वाला कंट्रासेप्टिव मेथड कौन सा हो गया, वो हो गया हमारी कंट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें क्या पूछा है, राइट 2 फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का साइज कैसे डिटरमाइन होता है, देखो 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है डेथ रेट और एक होता है बर्थ रेट, ठीक है। जो डेथ रेट होता है वो ये बताता है कि किस रेट से हमारी डेथ हो रही है, यानी कि जो बूढ़े लोग हैं किस एज से खत्म हो रहे हैं, और बर्थ रेट यानी कि हर नए साल कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं नए। तो यानी कि जो बर्थ रेट है और डेथ रेट है वो किसको कंट्रोल करता है, पॉपुलेशन को। अगर ज्यादा डेथ हो गई तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी, ज्यादा बर्थ हो गए तो पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, ये 2 फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है, लिस्ट एनी 4 रीजंस फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बीइंग प्रैक्टिस्ड इन द ग्रोथ ऑफ सम टाइप्स ऑफ प्लांट्स। अभी कह रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का क्या क्या फायदा है। ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कुछ पार्ट्स में क्यों, कुछ प्लांट्स में क्यों करवाया जाता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के एक तरीके से एडवांटेजेस पूछा। तो एडवांटेजेस अगर मैं लिखूं, पहली बात तो जो सीडलेस प्लांट्स होते हैं ना, यानी कि कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सीड नहीं बनाते, अब उनको कैसे उगाओगे, जैसे कि बनाना होता है, ठीक है। बनाना में सीड देखा है कभी, नहीं होता। बीच के अंदर जो बीच में उसके ब्लैक होते हैं ना, इमैच्योर सीड्स होते हैं, उसके अंदर पूरी तरीके से डेवलप्ड सीड नहीं होती। तो उसमें क्या है, सीडलेस प्लांट को भी हम ग्रो करवा सकते हैं। बनाना का नीचे वाला पार्ट कट करके उसे जमीन में उगा दो, नए बनाना का प्लांट आ जाएगा। तो सीडलेस प्लांट को भी मैं उगा सकती हूँ, पहला फायदा तो ये हो गया। दूसरी बात क्या होती है, बहुत ही फास्ट होता है ये, ठीक है, फास्टली ग्रो होता है। जब मैं क्या करती हूँ, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करती हूँ। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जैसे आपने किसी प्लांट को कट करके लगाया, रोज को कट करके लगा दिया, तो उसकी आधी जो स्टेम है उसके पहले से ग्रो हुई है। तो उसमें क्या होता है, उसको कम टाइम लगता है आगे और नई पत्तियां वगैरह लाने में। तो क्या होता है, नया जो प्लांट होता है ना, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू जल्दी ग्रो करवाया जा सकता है। बात समझ में आ गई। और क्या होता है, प्लांट जो होता है ना जेनेटिकली सिमिलर होता है, जेनेटिकली सिमिलर होता है। जेनेटिकली सिमिलर का क्या मतलब है, जेनेटिकली सिमिलर का मतलब है एक प्लांट जो होता है ना वो दूसरे प्लांट के बिल्कुल जैसा होता है। जिस प्लांट में से उसका पार्ट को कट करा गया है उसके जैसे ही बिल्कुल करेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ऐसा पेड़ था जो मीठे फल दिया करता था और मैंने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के मेथड से एक दूसरा पेड़ उगाया, तो उसके अंदर भी एग्जैक्टली वैसे ही स्वाद का फ्रूट आएगा, उतना ही मीठा आएगा, वैसे ही कलर का आएगा, वैसे ही साइज का आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ऐसे मेथड्स, इन मेथड से क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के मेथड से जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स बनते हैं, यानी कि जो कैरेक्टर्स में चाहूँ ना वो उनके अंदर डाल सकती हूँ। दूसरी बात क्या होता है, लेस अटेंशन चाहिए होता है। लेस अटेंशन मतलब बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती इनको।
जैसे छोटा जब प्लांट उगता है, जब सीड उगता है, तो उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन की जरूरत होती है। लेकिन जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसमें बहुत ज़्यादा प्लांट को अटेंशन की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप ग्रो कर सकता है क्योंकि वो मैच्योर होता है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट है स्टेट द रोल ऑफ सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ये कौन से ग्लैंड है? ये ग्लैंड है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ग्लैंड। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ग्लैंड, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड। अब इन दोनों का काम क्या होता है, देखिए कहाँ बनाऊं, यहाँ बना देते हैं। ठीक है, तो टेस्टिस होती है, टेस्टिस कैसे कनेक्टेड होती है? इस तरीके से कनेक्टेड होती है। यहाँ पे हमारा क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर से वासा डिफरेंस के थ्रू टेस्टिस कनेक्टेड होती है पेनिस से। ठीक है, पेनिस से कनेक्टेड होती है। अब क्या होता है? स्पर्म्स जाएंगे किसके थ्रू? वासा डिफरेंस के थ्रू। यूरिथ्रा के थ्रू, यूरिथ्रा के थ्रू क्या जाएगा? यूरिन जाएगा, और दोनों कॉमन डक्ट में आकर के मिल जाते हैं। यानी कि कॉमन डक्ट मतलब यूरिन भी एक ही पैसेज से पास होता है और हमारा स्पर्म भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कॉमन डक्ट से ही पास होता है। अब ऐसे में क्या होता है? जब हमारे स्पर्म्स होते हैं ना, स्पर्म्स जब जाते हैं कॉमन डक्ट के अंदर, तो उसके बीच में दो ग्लैंड्स पड़ता है, सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या काम करते हैं? जो स्पर्म्स होते हैं उनके अंदर एक फ्लूइड डाल देते हैं जिसको सेमाइनल फ्लूइड कहा जाता है। सेमाइनल फ्लूइड कहा जाता है। अब ये सेमाइनल फ्लूइड क्या करता है? सेमाइनल फ्लूइड, प्रोस्टेट ग्लैंड वो भी फ्लूइड डालता है, स्पर्म्स के अंदर डालता है। अब ये स्पर्म के अंदर जो फ्लूइड डालते हैं उसका फायदा क्या होता है? जो फ्लूइड होता है ना वो देता है इनको न्यूट्रिशन। किसको? स्पर्म्स को न्यूट्रिशन देता है, स्पर्म्स को न्यूट्रिशन देता है। और क्या देता है? मोटिलिटी देता है। मोटिलिटी का मतलब क्या होता है? मतलब वो फास्ट मूव कर पाते हैं। स्पर्म्स मूव करते हैं ना, उनके पास टेल होती है, तो क्या होता है? अगर उसके अंदर ऐसा सीमेन होता है, सीमेन कहते हैं उसको, जो फ्लूइड होता है, वो क्या करता है? इनको न्यूट्रिशन देता है, मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। साथ में क्या देता है? साथ में देता है लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन का मतलब क्या होता है? इनको चिकना बनाने का काम करता है। ठीक है, ऑयली ऑयली सा बना देता है। तो ये काम हो गया किसका? सेमाइनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड से जो लिक्विड निकला था ना, सेमाइनल फ्लूइड जिसे आप कह रहे थे, उसका काम होता है ये सब करना। ठीक है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का काम समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। आगे क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म प्यूबर्टी, स्टेट टू चेंजेस ऑब्जर्व्ड इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। देखिए गर्ल्स में क्या चेंज होते हैं ये तो आपको अभी बताए थे, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना, ये सब क्या थे? ये गर्ल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो प्यूबर्टी की एज में होते हैं। अब प्यूबर्टी क्या होती है? प्यूबर्टी होती है 13 से 19 की जो एज होती है ना, वो होती है प्यूबर्टी की एज। प्यूबर्टी की एज क्या होती है? इसमें जो बॉडी होती है उसके अंदर सेक्सुअल मैच्योरेशन आता है। सेक्सुअल मैच्योरेशन आता है मतलब, सेक्सुअल मैच्योरेशन का मतलब है जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं डेवलप होते हैं। जो एक बच्चा होता है उसकी बॉडी किसके लिए तैयार होती है? उसकी बॉडी तैयार होती है सेक्सुअल मैच्योरेशन के लिए, इन चेंजेस को झेलने के लिए। नए हार्मोन्स डेवलप होते हैं, नए चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर। किसके अंदर? दोनों, गर्ल्स के अंदर भी बॉयज के अंदर भी। इसी को बोला जाता है टीन एज, 13 से लेकर 19 तक। ठीक है, टीन एज। समझ में आ गई होगी ये बात। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज मीन्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लिस्ट एनी 2 डिफरेंट फॉर्म्स। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिजम्स में, यानी कि जो ज्यादा डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं उनके अंदर देखा जाता है। जैसे कि आपने देखा था अमीबा के अंदर, हाइड्रा के अंदर, ये सब इनके अंदर क्या देखा जाता है? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। लेकिन कायदे में क्या आता है? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसके अंदर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, यानी कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सिंगल पेरेंट होता है। सिंगल पेरेंट के साथ साथ क्या होता है? सिंगल पेरेंट के साथ साथ जब सिंगल पेरेंट है यानी कि गैमेट भी फ्यूज नहीं होंगे, तो यानी कि नो गैमेट्स, यानी कि गैमेट्स भी नहीं बनते हैं। ना गैमेट्स बनते हैं, ना ही पेरेंट्स में क्या होता है, ना ही पेरेंट्स में फर्टिलाइजेशन होता है, ना ही जाइगोट बनता है। ठीक है, ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसके बाद क्वेश्चन है मेंशन 2 फंक्शंस ऑफ ह्यूमन टेस्टिस। टेस्टिस क्या होती है? टेस्टिस वो जगह होती है, टेस्टिस वो जगह होती है जिसके थ्रू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है? टेस्टिस के थ्रू क्या बनते हैं? स्पर्म्स बनते हैं। ठीक है, टेस्टिस का काम होता है स्पर्म्स बनाना। बनते यहीं पर है, बाकी सब जगह तो सिर्फ ट्रेवल करते हैं। तो क्या है? स्पर्म्स बन रहे हैं। दूसरी बात क्या करता है? ये जो टेस्टिस होता है ये हार्मोन निकालता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या है? ये है मेल सेक्स हार्मोन। क्या है? मेल सेक्स हार्मोन।
ठीक है। तो टेस्टिस के क्या काम हो गए? टेस्टिस के काम हो गए दो, पहला स्पर्म्स का प्रोडक्शन कराना और दूसरा हो गया टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कराना। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। गिव रीजंस, अब आपको स्टेटमेंट दिए हुए उनके रीजंस देने हैं। द प्लेसेंटा इज एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर फीटल डेवलपमेंट। पहले तो बात तो फीटस पता होना चाहिए, फीटस क्या होता है। देखिए, जब तक बच्चा मैच्योर होकर के मदर के वूम्ब में रहता है, यानी कि मदर के यूट्रस में रहता है, पलता रहता है, तब तक उसे फीटस बोला जाता है। ठीक है, उससे पहले क्या होता है? पहले जाइगोट बनता है। सबसे पहले आपको बता देते हैं, सबसे पहले क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट क्या होता है? जाइगोट होता है सिंगल सेल। ठीक है, सिंगल सेल, एक सेल जो होती है ना, जब किससे बनती है? जब दोनों मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट है ना, सॉरी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो होते हैं वो फ्यूज करते हैं। तो फ्यूज करने के बाद जाइगोट बनाते हैं सिंगल सेल। अब ये क्या करता है? जाइगोट फर्दर डिवाइड करता है, डिवाइड करने में क्या बनाता है? बहुत सारी सेल्स ऐसी बनाता है, सेल्स बनाने लगता है और उसके बाद ऐसे बनाने लगता है कि बच्चा शेप में आने लगता है, उसके थोड़े थोड़े ऑर्गन्स डेवलप होने लगता है, हल्का हल्का बच्चा डेवलप होने लगता है। तो डेवलपिंग स्टेज जब आती है उसको बोला जाता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो। और उसके बाद क्या होता है? एम्ब्रियो के बाद बनना शुरू होता है फीटस, यानी कि फीटस क्या है? एक अच्छा खासा डेवलप्ड बच्चा जब होता है लेकिन मदर की वूम्ब में होता है तो उसको बोला जाता है फीटस। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो फीटस होता है उसके डेवलपमेंट में प्लेसेंटा नाम की चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्लेसेंटा क्या होती है? प्लेसेंटा क्या होती है? एक तो ये जगह बहुत घेरता है मेरा बोर्ड। ठीक है, तो प्लेसेंटा क्या होती है देखते हैं। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऐसा होता है, कैसा? ऐसा। ठीक है, ये क्या है? ये है यहाँ पर यूट्रस। यूट्रस, अब यूट्रस के अंदर फीटस का डेवलपमेंट होता है, यूट्रस के अंदर फीटस का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर यूट्रस से कनेक्टेड एक प्लेट डेवलप होती है। प्लेट डेवलप होती है। प्लेट क्यों डेवलप होती है? क्योंकि फीटस के अंदर क्या पड़ रहा है? फीटस के अंदर एक बच्चा पड़ रहा है, छोटा सा बेबी है उसके अंदर। ठीक है, ये बच्चा समझ लीजिए आप, ये क्या है? फीटस के अंदर एक बेबी है। अब क्या होता है? इसको, जो बेबी है इसके अंदर, यूट्रस के अंदर इसको न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? जो बेबी होता है उसकी नाभि जो होती है ना, उससे कनेक्टेड होती है एक ट्यूब कनेक्टेड होती है। ट्यूब को बोला जाता है अम्बिकल कॉर्ड। ठीक है, अम्बिकल कॉर्ड। लेकिन इसका काम नहीं है, अम्बिकल कॉर्ड का कोई काम नहीं पूछा, ये पूछा प्लेसेंटा क्या है। तो अम्बिकल कॉर्ड जिस प्लेट से कनेक्टेड होती है ना, उस प्लेट का नाम होता है प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा है एक डिस्क जैसी, डिस्क लाइक ओवल शेप, या फिर कह सकते हैं सर्कुलर शेप। सर्कुलर शेप की क्या है? एक डिस्क जैसी है। सर्कुलर शेप की एक डिस्क जैसी है। ये काम क्या करती है? ये काम करती है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में, बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के साथ साथ क्या करती है? न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड करती ही है बेबी को, साथ में जो उसके अंदर से वेस्ट आता है ना, वेस्ट को भी क्या करती है? वेस्ट को भी मदर के अंदर एब्जॉर्ब करने का काम करती है। यानी कि प्लेसेंटा से जो अम्बिकल कॉर्ड कनेक्टेड है उसके थ्रू क्या होगा? न्यूट्रिशन बेबी के अंदर जाएगा और वेस्ट मटेरियल बेबी की बॉडी से ब्लड के थ्रू, ब्लड में मिक्स होकर के बाहर आएगा। ठीक है, बच्चा खाना तो खाता नहीं है ना, नहीं वो अपना वेस्ट एक्सक्रीट कर पाता है, तो वो क्या करता है? वो इसी तरीके से अपना फूड भी एक्सचेंज करता है और वेस्ट भी ब्लड के थ्रू। ठीक है, प्लेसेंटा से कनेक्टेड। तो प्लेसेंटा क्या है? एक ऐसी प्लेट है जो मदर को चाइल्ड से कनेक्ट कर रही है। अब इसमें क्या होता है? जो चाइल्ड वाली साइड होती है ना प्लेट की, जैसे ये प्लेट है ना, तो इसमें क्या है? एक चाइल्ड वाली साइड है, जिसमें चाइल्ड हूँ तो मेरी वाली साइड है, तो इसमें बहुत सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके से प्लेट में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको बोला जाता है विलई। ठीक है, विलई। अब ये विलई क्या करते हैं? विलई करवाते हैं एब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज, यानी कि जब कर्व्ड एरिया होता है ना, सोचो कर्व्ड एरिया है तो इसका क्या हो गया? इसका जो एरिया था वो बढ़ गया। ठीक है, इसका सरफेस एरिया क्या हो गया? बढ़ गया। जब सरफेस एरिया ज्यादा बढ़ गया तो एब्जॉर्प्शन के लिए जितनी भी चीजें जानी थी ना वो आसानी से जा पाती हैं। यानी कि एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ने से जो फूड है और जो वेस्ट है उनका एब्जॉर्प्शन या फिर जो उनका एक्सचेंज होता है वो इजीली हो पाता है। किसका? ग्लूकोज का, और किसका हो सकता है? ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, इन सब का वेस्ट का चेंज होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूट्राइन लाइनिंग बिकम थिक एंड स्पॉन्जी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये कह रहा है ये जो यूट्रस की लाइनिंग होती है ना, ये लाइनिंग क्या हो जाती है? बहुत ही ज्यादा मोटी हो जाती है। मोटी हो जाती है और कैसे होती है? रिच इन ब्लड सप्लाई। क्यों हो जाती है
भैया ये मोटी क्यों हो जाती है इसकी लाइनिंग्स इस तरीके से? ये लाइनिंग्स इसलिए मोटी हो जाती है ताकि जो बेबी है ना उसके लिए एक तो यूट्रस को बड़ा होना होता है साइज में, इसलिए भी यूट्राइन वॉल जो होती है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है ताकि साइज बड़ा हो सके यूट्रस का। दूसरी बात क्या होती है, बेबी को न्यूट्रिशन देने के लिए, किसके लिए, न्यूट्रिशन देने के लिए क्या होती है, ये जो हमारी वॉल्स होती हैं थिक हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं यूट्रस की लाइनिंग्स। बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, कहाँ गया मेरा पेपर, ये है, नेम अ रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ब्रेड मोल्ड या फिर राइजोपस। ठीक है, अब ब्रेड मोल्ड का स्ट्रक्चर पहले तो देखा जाए। ब्रेड मोल्ड को देखो, ब्रेड के ऊपर आपके व्हाइट व्हाइट क्या हो जाती है, फंगस लग जाती है ना, उस फंगस को जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। कैसा, ऐसा, ये देख रहे हैं, ये मेन बेस जैसा पार्ट दिख रहा है। इस बेस में से क्या होता है, बहुत सारी डंडियां, बहुत सारी स्टिक्स, बहुत सारे जो भी कहो लंबे लंबे स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, इसके ऊपर होते हैं बहुत सारे गोल गोल स्ट्रक्चर, गोल गोल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो पार्ट दिख रहे हैं ना आप गोल गोल, इनको बोला जाता है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया क्या है, स्पोरेंजिया है बैग जैसे स्ट्रक्चर, बैग जैसे, बलून जैसे स्ट्रक्चर। जैसे बलून के अंदर पानी भरते हो, हवा भरते हो, स्पोरेंजिया के अंदर भरे जाते हैं स्पोर। स्पोर क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड बॉडी होती है, सिंगल सेल्ड बॉडी होती है। क्या काम करती है, ये स्पोर जब ये स्पोरेंजिया फटता है ना, आपका बैलून फटा, पानी बाहर गिर गया, इसी तरीके से जब स्पोरेंजिया फटेंगे तो स्पोर सब जगह फैल जाते हैं। जहां भी स्पोर जाकर के उसे अच्छी कंडीशन मिलेगी, मॉइस्ट कंडीशन मिलेगी, वहीं पर नई फंगस को ग्रो करवा देगा। यानी कि ये क्या कर रहा है, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। कौन सा पार्ट, स्पोर और स्पोरेंजिया। अब इसमें क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है रिप्रोडक्टिव और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि जो रिप्रोडक्शन करवा रहा है वो तो बता दिए स्पोर है, अब जो रिप्रोडक्शन नहीं करवा रहा, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो कौन सा होता है, वो होता है ये बेस, ये बेस, ये होता है हाइफे। क्या बोला जाता है, हाइफे, या फिर इसी को माइसीलियम भी बोलते हैं, बट आपके में नहीं है, आप सिर्फ याद रखो हाइफे। तो हाइफे क्या है, हाइफे बेस पार्ट है जिसमें से ये स्पोरेंजिया निकलते हैं, स्पोरेंजियम निकलते हैं। तो स्पोरेंजियम है रिप्रोडक्टिव पार्ट, हाइफे क्या है, हाइफे है नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, नॉन रिप्रोडक्टिव। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट कह रहा है लिस्ट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बहुत सारे अभी बताए थे मैंने, क्या होते हैं कि सीडलेस प्लांट्स भी नए ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है, ये सब क्या है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के फायदे हैं। ठीक है, एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या होता है, एंजियोस्पर्म होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर फ्लावर ग्रो करते हैं, जैसे कि हिबिस्कस, जैसे कि रोज, जैसे कि आप बहुत सारे फ्रूट्स देखते हैं, उनके उनके क्या होते हैं, उनके फ्लावर डेवलप होते हैं। ऐसा कोई भी प्लांट जिसका फ्लावर डेवलप होता है वो होता है एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म में क्या कर रहा है, एंजियोस्पर्म में पूछ रहा है रिप्रोडक्टिव पार्ट कहाँ होते हैं। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, फ्लावर के अंदर होते हैं। तो फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाओ सबसे पहले। ठीक है, ये बन गया फ्लावर का स्ट्रक्चर। फ्लावर में क्या है, फ्लावर के अंदर क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट होता है। ये जो मैं अभी बना रही हूँ ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट है, ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे बनाऊंगी, वो इसके दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से डंडी होती है, उससे कनेक्टेड होते हैं मोटे मोटे स्ट्रक्चर। ये क्या है, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो अब आपने क्या देखा कि एंजियोस्पर्म में मेल रिप्रोडक्टिव यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहाँ है, वो फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है। अभी क्या पूछ रहा है, जो है वेयर आर दीज पार्ट्स लोकेटेड, है ना, ये कहाँ है, ये कहाँ लोकेटेड है, ये है फ्लावर के अंदर। नाम भी पूछ रहा है, तो जो मेल होता है, मेल होता है, मेल को बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है स्टेमन। क्या बोला जाता है, स्टेमन, मेन पार्ट को बोला जाता है स्टेमन। और जो फीमेल होती है उसको बोला जाता है कार्पल या फिर पिस्टिल, कार्पल या फिर पिस्टिल। ये बात समझ में आ गई। और क्या पूछा है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इट्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर भी बताओ। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो सबसे आसान है, कैसे, एक डंडी बनाओ, एक डंडी बनाओ, उसके ऊपर ऐसे कौन सा वाला व्हाइट वाला रसगुल्ला होता है ना, बड़ा वाला, वो रख दो। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है, ये जो आपने रसगुल्ला रखा ये है एंथर, और ये जो लंबी सी डंडी है ये है फिलामेंट। फिलामेंट के थ्रू ही ये किससे कनेक्टेड है,
फ्लावर से कनेक्टेड है। यहाँ पे देख रहे हो लंबी सी डंडी, ये है फिलामेंट। जो बल्ब जैसा स्ट्रक्चर वो क्या है, एंथर। एंथर का काम क्या होता है, एंथर बनाता है क्या, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन क्या होता है, पोलन ग्रेन वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर मेल गैमीट होता है, जिसके अंदर मेल गैमीट होता है। इस तरीके से ये पोलन ग्रेन, इसके अंदर मेल गैमीट, ठीक है। तो मेल गैमीट की पैकिंग क्या है, पोलन ग्रेन है, इसको बोला जाता है मेल गैमीटोफाइट। चलिए यहीं पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी बता देते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या है, ये है स्टिग्मा। स्टिग्मा, स्टिग्मा क्या होता है, जहां पर पोलन ग्रेन लैंड करता है यहाँ पर के चिपक जाता है, ठीक है। स्टिग्मा, स्टिग्मा है क्या है, लैंडिंग साइट है किसकी, पोलन ग्रेन की। अब स्टिग्मा पे लैंड होना है तो ये कैसा होता है, ये थोड़ा सा स्टिकी भी होता है, चिपचिपा सा होता है, ठीक है। इसके बाद देख रहे हैं आप ये लंबी सी ट्यूब देख रहे होंगे, ये बहुत लंबी होती है, छोटी बन गई, इसको बोला जाता है स्टाइल, ठीक है, स्टाइल। अब स्टाइल में से क्या होता है, चलो स्टाइल के बाद में बताएंगे। बीच में होती है यहाँ पर ओवरी, ये है ओव्यूल। ये जो मोटा सा पार्ट देख रहे हैं इसको बोला जाता है ओवरी, ठीक है। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ओवरी के अंदर होता है ये ओव्यूल, ठीक है। तीन पार्ट्स होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी क्या है, स्वॉलन पार्ट है, उसके अंदर रखा हुआ है ओव्यूल, ठीक है। अब ये पोलन ग्रेन क्या करता है, पोलन ग्रेन अपने अंदर से लंबी सी ट्यूब निकालता है, लंबी सी ट्यूब निकालता है और ओव्यूल के अंदर जाकर के छेद कर देता है, ठीक है। अब ये इतनी लंबी सी ट्यूब क्यों बनाता है, क्योंकि पोलन ग्रेन के अंदर क्या था, मेल गैमीट। ये मेल गैमीट इसमें से ट्रैवल करता हुआ ओव्यूल के अंदर आता है, क्योंकि ओव्यूल के अंदर है एक सेल, एक सेल जिसको बोला जाता है एग सेल, ठीक है, एग सेल। ये है फीमेल गैमीट ऑफ फ्लावर, फीमेल गैमीट ऑफ प्लांट, ठीक है। तो मेल गैमीट पोलन ग्रेन में से आएगा और ओव्यूल के अंदर जाके फीमेल गैमीट से फ्यूज कर जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे पूछा है व्हाट इज प्यूबर्टी, मेंशन एनी टू चेंजेस दैट आर कॉमन टू बॉयज। ये तो 2 बार 3 बार चुका क्वेश्चन। दूसरा है एक्सप्लेन द टर्म इम्प्लांटेशन एंड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा भी बताई थी क्या थी, डिस्क जैसी थी जो कि यूट्रस से किसको, बेबी को कनेक्ट कर रही थी। अब इम्प्लांटेशन क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है बेबी का, या फिर ये कह सकते हैं कि जो जायगोट होता है ना, जब जायगोट बनता है उसको अगर मैं यूट्रस की लाइनिंग से कनेक्ट कर दूं, यूट्रस है, यूट्रस की लाइनिंग है, लाइनिंग में जाकर के क्या होता है, जायगोट उससे अटैच हो जाता है ना। तो अटैचमेंट ऑफ जायगोट, किसका, जायगोट का, अटैचमेंट ऑफ जायगोट फ्रॉम द यूट्रस लाइनिंग इज नोन एज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या है, जायगोट का यूट्रस की लाइनिंग से जाके कनेक्ट हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी। ह्यूमन प्रेगनेंसी की एक कॉमन ड्यूरेशन क्या है, 9 मंथ्स की होती है, ओके। What is the full form of DNA? In which part of the cell it is located? DNA की full form क्या होती है? DNA की full form क्या होती है? DNA की full form होती है deoxyribonucleic acid. DNA क्या है? deoxyribonucleic acid. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है हमारे सेल के अंदर भी कहा, सेल के अंदर तो बहुत सारी चीजें होती हैं, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, बहुत बड़ा धागा पड़ा हुआ है। कितना बड़ा पड़ा हुआ है, 2 मीटर लंबा एक धागा पड़ा हुआ है हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर। सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर धागा पड़ा हुआ है, उस धागे को बोला जाता है डीएनए। वो धागा क्या करता है, बहुत ज्यादा कॉइल जब हो जाता है तो बना देता है क्रोमोसोम। तो डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, किसके अंदर प्रेजेंट है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। या फिर हम कह सकते हैं सेल के न्यूक्लियस में भी जो क्रोमोसोम होते हैं ना, जो क्रोमोसोम होते हैं उनके अंदर होता है। क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम कुछ नहीं, कॉइल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए ही होता है, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, एक्सप्लेन इट्स रोल इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल। सेल के रिप्रोडक्शन में क्या हेल्प करता है, भैया डीएनए ही है जो जेनेटिक कैरेक्टर्स को कैरी करता है। यानी कि हम अपने पेरेंट जैसे दिखते हैं, क्यों, क्योंकि उनके अंदर जो
डीएनए था ना, उनसे जीन्स हमारे अंदर आया, उनके कैरेक्टर्स हमारे अंदर लेकर के आया गया है। कौन लेकर के आया है? डीएनए लेकर के आया है। डीएनए अपने अंदर सारे कैरेक्टर्स को चिपका के चलता है। पापा के बाल ब्लैक हैं, मम्मी के बाल स्ट्रेट हैं, कर्ली हैं, ये सब डीएनए अपने अंदर चिपका के चलता है और बेबी के अंदर जाकर के छोड़ देता है, तभी हम अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं। बात समझ में आ गई? तो डीएनए क्या है? डीएनए जेनेटिक कैरेक्टर्स को कैरी करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एसटीडीज ईच कॉज ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड वायरल इन्फेक्शन। देखिए बैक्टीरियल, आपको जितने डिजीजेस पढ़नी है उसमें 3 है। कौन सी? पहली है एड्स, दूसरी है गोनोरिया, ठीक है, गोनोरिया, और तीसरी है सिफिलिस। देखिए ये 3 डिजीज है। कौन सी? एड्स, गोनोरिया और सिफिलिस। इसमें से जो गोनोरिया और सिफिलिस है ये है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, बैक्टीरिया से फैलते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और जो एड्स है वो फैलता है वायरस के थ्रू। वायरस कौन सा? HIV। HIV का मतलब क्या आता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। ये वायरस होता है जो क्या करता है? हमारे ह्यूमन के अंदर एड्स डिजीज को फैलाता है। एड्स डिजीज फैलती कैसे है? इस पर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा भी था, तो उसमें क्या था? ह्यूमन, ये जो डिजीज होती है एड्स डिजीज किसके थ्रू फैलती है? एक तो ब्लड ट्रांसफर के थ्रू फैलती है, ठीक है, ब्लड ट्रांसफर के थ्रू। यानी कि किसी को एड्स है, उसका ब्लड अगर मैंने अपने बॉडी के अंदर चढ़वा लिया तो मुझे एड्स होगा। दूसरी बात, इन्फेक्टेड नीडल, इन्फेक्टेड नीडल यानी कि किसी ऐसे इंजेक्शन से खुद को इंजेक्शन लगवा लिया जिसको एड्स था तो मुझे भी एड्स हो जाएगा, ठीक है। और क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान तो फैलेगी ही, क्योंकि ये तो है ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। और किससे फैल सकती है? और किससे फैल सकती है? जैसा कि हमने देखा ही है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान फैलेगी, तो उसके दौरान क्या चेंज होता है? उसके अंदर चेंज होता है सेमाइनल फ्लूइड, सेमाइनल फ्लूइड, या फिर हम कह सकते हैं क्या होता है? कौन सा? सीमेन चेंज होता है, तो सीमेन के थ्रू चेंज हो सकता है। दूसरा एक होता है वजाइनल फ्लूइड। वजाइनल फ्लूइड किसमें प्रेजेंट होता है? फीमेल वजाइना में प्रेजेंट होता है। ये इन फ्लूइड्स के थ्रू भी ये एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग से, है ना, मदर के मिल्क से भी क्या हो सकता है? ये फैल सकता है HIV। अगर मदर को है तो फिर क्या होगा? अगर बच्चे ने उसका दूध पी लिया, मदर का दूध पी लिया, तो उसको भी क्या हो जाएगा? उसको भी एड्स हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या है? मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन में क्या आते हैं? बहुत सारे मेथड्स आते हैं। देखिए पहले तो आते हैं मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल मेथड्स में कौन कौन से आते हैं? मैकेनिकल में आते हैं कॉपर टी एंड कॉन्डम्स, ठीक है। ये आते हैं किसके अंदर? ये आते हैं मैकेनिकल के अंदर, ठीक है। कॉपर टी सिर्फ फीमेल के लिए होता है, फीमेल के लिए होता है, इसे मेल इस्तेमाल नहीं कर सकता। कॉन्डम्स को फीमेल इस्तेमाल नहीं कर सकती, ठीक है। अब आगे क्या आते हैं? आगे आते हैं मैकेनिकल के बाद आते हैं केमिकल मेथड। केमिकल मेथड तो बताए हुए थे। जो कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं वो क्या होते हैं? केमिकल मेथड्स होती हैं। फिर आते हैं सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में क्या होता है? सर्जिकल मेथड में एक होता है ट्यूबेक्टोनॉमी और एक होता है वेसेक्टोनॉमी। ट्यूबेक्टोनॉमी जो होती है, ट्यूबेक्टोनॉमी होती है फीमेल्स के अंदर, ठीक है, फीमेल्स के अंदर, और वेसेक्टोनॉमी होती है मेल्स के अंदर। अब इसमें क्या होता है? ट्यूबेक्टोनॉमी में क्या होता है? ओविडक्ट को कट कर दिया जाता है और बांध दिया जाता है, और ऐसी वेसेक्टोनॉमी जो होती है उसके अंदर क्या, वासा डिफरेंस जो होती है उसको कट कर दिया जाता है और उसको टाई कर दिया जाता है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और है। एक लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? उसमें ये पूछा हुआ है कि अलग अलग पार्ट्स बताने हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, जिसमें क्या हो रहा है? एक पार्ट जिसके अंदर ओवास बनते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके अंदर ओवा बनते हैं? तो ओवा बनते किसके अंदर है? ठीक है, तो देखिए ओवा किसके अंदर बनते हैं? ओवा बनते हैं ओवरी के अंदर, ठीक है। ओवा यहाँ पे बनेंगे ओवरी के अंदर। दूसरी बात, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा ओवा का और स्पर्म का? तो वो होगा यहाँ पर कहाँ पर, यानी कि ओविडक्ट के अंदर या फिर फैलोपियन ट्यूब के अंदर, दोनों इसी के नाम है। और बेबी का इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? इम्प्लांटेशन यहाँ हो जाता है, जहाँ पे बेबी ग्रो करता है, इसको बोला जाता है यूट्रस, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स है। अगर बनेगा कहाँ पे? ओवरी के अंदर ओवा, फर्टिलाइज कहाँ पर होगा? ओविडक्ट के अंदर, और इम्प्लांट कहाँ पर होगा? यूट्रस के अंदर। बात समझ में आ गई होगी।
अब देखिए एक क्वेश्चन इसमें लास्ट और अच्छा सा लगा मुझे। उस क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि उसमें ये कह रखा है कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर क्या होता है, गैमीट्स फ्यूज करते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं, क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं। ठीक है, ये क्या बन गया, जायगोट बन गया। अब एक बात बताइए, इनके अंदर डीएनए का अमाउंट कांस्टेंट कैसे रहता है, यानी कि इसके अंदर डीएनए का अमाउंट फॉर एग्जांपल 2 इन नंबर था, मैं सिर्फ डिनोट कर रही हूँ, मान लीजिए एक्स अमाउंट था डीएनए का, इसके अंदर भी एक्स अमाउंट ऑफ डीएनए था, है ना। तो फिर बात बताओ, जब इसमें आएगा तो ये तो 2x नंबर ऑफ डीएनए हो जाएगा, यानी कि दोनों जो गैमीट्स है उनके अंदर जो डीएनए का अमाउंट था वो तो जब जायगोट में आएगा तो डबल हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों का फ्यूज कर रहा है। तो ये पूछा है कि उसका अमाउंट कांस्टेंट कैसा रहता है, तो ये होता है क्योंकि यहाँ पर कैसी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पर हैप्लॉइड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि इनके अंदर क्या होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। जब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है तो हाफ आता है इससे, हाफ आता है इससे, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम आता है इससे, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम आता है इससे, और जायगोट बनता है 2n, यानी कि डिप्लॉयड, यानी कि एक नॉर्मल सेल की तरह। ठीक है, तो डीएनए का अमाउंट कांस्टेंट कैसे रहता है जाइगोट के अंदर, क्योंकि जो हमारी रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं या फिर जो गैमीट्स होते हैं वो हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं, यानी कि उनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, और जब ये दोनों फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं तो जाइगोट के अंदर क्या हो जाता है, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है, यानी कि अंदर जितने क्रोमोसोम होने चाहिए उतने क्रोमोसोम हो जाते हैं। जैसे कि ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं नॉर्मल बॉडी सेल के अंदर। ठीक है, अगर 46 बनाने हैं तो हाफ मदर से आने चाहिए, हाफ पेरेंट से, तो इसमें क्या होता है, गैमीट के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23 मदर से, 23 फादर से, और जाइगोट के अंदर पूरे के पूरे 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए, एक अंदाजा लग गया होगा आपको कि किस तरीके के क्वेश्चंस इन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।